हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सीए इंटर जीएसटी में एक जो अमेंडमेंट आया है प्लेस ऑफ सप्लाई में उस पर बात करूंगा। एक अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के संबंध में और एक क्लैरिफिकेशन है जिसमें दो इशूज आईसीआई ने कवर किए हैं। तो देखें जरा, ये आपकी स्टेचुटरी अपडेट बुक है, इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई पर जाते हैं। तो पहला मुद्दा क्या है, जो अमेंडमेंट है, इन्होंने बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेस्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट। एक स्टेट के किसी दुकान से गुड्स को खरीदा गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय दी बायर, और बायर ने उसके बाद उसको किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर दिया। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, तो मैं इस बात को आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं। देखिए जरा, हुआ क्या है, जब हम सेक्शन 10(1) की बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के संबंध में, तो जो हमारे नॉर्मल प्रोविजन है जैसे कि सेक्शन 10(1)(a) या सी, उनमें क्या लिखा है देखते हैं। अगर आप सप्लाई करते हैं और सप्लाई इंक्लूड्स करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स बेची है और गुड्स के सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। ये बात सेक्शन 10(1)(a) में लिखी हुई है बेटा। और अगर हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स की लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता है, जैसे मान लो वेयरहाउस में गुड्स रखी थी और हमने उसकी जो वेयरहाउस रिसीट है वो किसी को दे दी, तो यहाँ पर उसका मूवमेंट नहीं होगा लेकिन सप्लाई हो चुकी है एक पर्सन से दूसरे को। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी वेयरहाउस। अब इन्होंने क्या किया, अनरजिस्टर्ड कस्टमर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और वहां से कुछ गुड्स खरीद के अपने स्टेट वापस आ जाते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई एमपी का है, उसको कार खरीदनी है, लेकिन एमपी में कार के रजिस्ट्रेशन कराने पर या रोड टैक्स ज़्यादा है तो वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली से उसने कार खरीदी और कहाँ लेकर आ गया, सप्लायर दिल्ली का है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है एमपी का, वो दिल्ली गया, उसने बॉट कार इन दिल्ली ओवर द काउंटर, यानी दुकान से, शोरूम से कार खरीदी ऑफ शॉप एंड देन सेंट इट टू एमपी, और फिर वो एमपी लेके आ गया। इस केस को इन्होंने यहां पर पकड़ा है। इन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेस्ड ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय बायर, और बोला है कि ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 10(1)(c)(a) नाम से जो ऐड किया गया है वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर के केस में लगेगा। तो अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है और गुड्स खरीदता है, तो हमारा जो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है और गुड्स खरीदता है, तो गुड्स का अगर मूवमेंट हुआ तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो जहां सेल करते समय गुड्स एग्जिस्ट करती थी वही लोकेशन क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होगा, तो हमारे केस में देखना जरा, एमपी का कोई अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट दिल्ली गया, वहां से कार खरीदी, कार लेके आया, कहां पर, एमपी लेके आ गया। अब इशू क्या है वो देखें, कार अल्टीमेटली किस स्टेट में आई, एमपी में, तो गुड्स का कंजम्पशन कहां पर हो रहा है, एमपी में, और जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, इसलिए इसका जीएसटी भी किसको मिलना चाहिए, एमपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, जो स्टेट वाला जीएसटी पार्ट होता है। लेकिन अगर हम माने कि कार की सेल दिल्ली में की गई है, अगर हम ऐसा माने, तो अगर कार की सेल दिल्ली में मानी जाती तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, दिल्ली, तो फिर क्या हो जाता, तो यहां पर लगता सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और जो एसजीएसटी लगता है वो दिल्ली गवर्नमेंट को चला जाता, जबकि गुड्स का कंजम्पशन कहां पर हुआ है, एमपी में। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली से कार या गुड्स खरीद के लाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली अपने स्टेट में ले आता है, तो कंजम्पशन स्टेट चूंकि एमपी है तो एमपी को जीएसटी मिलना चाहिए, और एमपी को जीएसटी तब मिलेगा जब हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई माने, तो आईजीएसटी लगाएं और आईजीएसटी में से एक टुकड़ा एमपी को मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बना दिया गया क्या बेटा, इफ एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, अगर दिल्ली के सप्लायर ने रेसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड किया है कि वो एमपी से है, और यहाँ पर लिखा है कि स्टेट का नाम बस भी रिकॉर्ड कर लिया जाए ना रेसिपिएंट का, तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि एड्रेस रिकॉर्ड किया गया है। सिंपली मेंशनिंग द स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एड्रेस वुड बी सफिशिएंट। तो उन्होंने बोला कि वेयर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इज द लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर हमें उस कस्टमर का एड्रेस पता ही ना हो, स्टेट पता ही ना हो, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट नॉट रिकॉर्डेड इन वॉइस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर ही हो जाएगी, कुछ कर ही नहीं सकते। ये था बेटा अमेंडमेंट। अब एक क्लैरिफिकेशन, एक इशू पर क्लैरिफिकेशन आया है, ठीक है, और क्या इशू है वो मैं आपको समझा देता हूं, और दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा ये है, कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उनकी ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर वो होर्डिंग्स, उनकी ये बिल्डिंग है, उनका स्पेस है। एक एड चिली एडवर्टाइजर्स हैं, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। इन्होंने मिस्टर एक्स को बोला कि हमें आपके बिल्डिंग का ये स्पेस चाहिए, या जो ये होर्डिंग लगी है इसका स्पेस हमें आपसे खरीदना है।
इन्होंने बोला ठीक है हम स्पेस आपको दे देंगे, लेकिन 1 लाख रुपए महीने का हम आपसे चार्ज करेंगे। तो एडचिली ने बोला कि ठीक है हम आपको 1 लाख रुपए महीने का चार्ज देंगे। यहाँ पर एक्चुअली एडवर्टाइजर्स जो हैं वो किस तरह की सर्विस ले रहे हैं, तो वो इस बिल्डिंग के स्पेस की या इस होर्डिंग के स्पेस को खरीदने की बात कर रहे हैं। और चूंकि होर्डिंग अटैच्ड टू अर्थ है, अटैच्ड टू बिल्डिंग है, इसलिए होर्डिंग भी इमोल प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग भी इमोल प्रॉपर्टी है। तो अगर इस प्रॉपर्टी के इस होर्डिंग जो कि अटैच्ड है बिल्डिंग में या अर्थ में, तो वो इमोल प्रॉपर्टी में आ जाएगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से। तो इसका स्पेस खरीदने की बात हो रही है कि भाई इस होर्डिंग को हम 2 साल के लिए, सपोज करो 2 साल के लिए हम इस स्पेस को आपसे खरीदना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सेल ऑफ स्पेस क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने इमोल प्रॉपर्टी के संबंध में सर्विसेज दी है। जैसे हम इमोल प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, तो कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 12(3) लगता है। इमोल प्रॉपर्टी के संबंध में जो सर्विसेज दी जाती है उसमें लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी दैट इज लोकेशन ऑफ होर्डिंग। जो होर्डिंग है उसी की लोकेशन ही क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी सेक्शन 12(3) के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं मानेंगे हम कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं एक्स एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, हमें मानेंगे वो स्पेस सेल कर रहे हैं और वो इमोबल है, इसलिए 12(3) लगेगा। दूसरा मुद्दा है कि क्या हो, सपोज मिस्टर बाय ने अपनी बिल्डिंग का स्पेस ऑलरेडी किसी सार्थक एडवर्टाइजर्स को बेच दिया है। ये सार्थक एडवर्टाइजर भी एडवर्टाइजमेंट का ही काम करते हैं। अब एडचिली का कहना है कि हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए, ये हमें स्पेस किराए पर दे दो। सार्थक एडवर्टाइजर्स का कहना है हम आपको स्पेस किराए पर नहीं देंगे, आप चाहें तो हम आपके एडवर्टीजमेंट का डिस्प्ले कर देंगे। अब बस बता दो डिस्प्ले क्या करना है, ये होर्डिंग हमारी रहेगी, डिस्प्ले को हम मैनेज भी हम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी रहेगी, आप बताओ कि डिस्प्ले क्या करना है। तो सार्थक एडवर्टाइजर ऑलरेडी इस स्पेस को लिए हुए हैं और उन्होंने एडचिली एडवर्टाइजर्स को बोला कि हम आपको स्पेस किराए से नहीं दे सकते, आप बताओ आपकी कौन सी एडवर्टीजमेंट है, हम उसका डिस्प्ले कर देंगे। तो सपोज करो कि हमने 1 महीने के लिए यहाँ पर अपनी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कराने की सर्विसेज ली है, यहाँ पर हमने अपनी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कराने की सर्विसेज ली है। तो अब बताओ इन 2 लोगों के बीच में जो सप्लाई हुई है वो किस चीज़ की सप्लाई है, क्या ये सप्लाई सेल ऑफ स्पेस की है? नहीं, दिस इज नॉट सेल ऑफ स्पेस, इसलिए इमोल प्रॉपर्टी के संबंध में सर्विसेज दी गई हैं ऐसा नहीं माना जाएगा। तो फिर एक क्या सर्विसेज दी गई हैं, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि सार्थक एडवर्टाइजर्स एक्चुअली एडवर्टाइजर्स को एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करने की सर्विसेज दे रहा है, यानी कि देयर आर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। सार्थक एडवर्टाइजर्स एक्चुअली को एडवर्टीजमेंट करने की सर्विस दे रहा है कि लाओ आपका एडवर्टीजमेंट हम डिस्प्ले कर देंगे, हम आपको स्पेस नहीं बेच रहे हैं, हम आपको एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करने की सर्विसेज दे देंगे। इसीलिए ये कहाँ कवर नहीं होगा, 12(3) में। और सेक्शन 12(2) जो जनरल क्लॉज में बोलता है कि जहाँ भी 12(3) से लेकर 12(14) तक एप्लीकेबल ना हो, वहाँ पर जनरल क्लॉज हमारा 12(2) लग जाएगा, इसलिए इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) के हिसाब से निकाली जाएगी जनरल क्लॉज। और 12(2) क्या है, यहाँ पर मैंने आपको मॉड्यूल का एक हिस्सा पेस्ट करा है, ये हमारा 12(2) ये लग जाएगा। क्लैरिफिकेशन यहाँ खत्म हो गया, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि 12(2) में आकर लिखा क्या है ऐसा। ये लिखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 to 14। क्या होगा, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई करोगे तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, 12(2) जनरल क्लॉज। और अगर ये आपने की है मेड टू एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तो रेसिपिएंट का अगर एड्रेस है तो फिर रेसिपिएंट की लोकेशन, अदरवाइज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये जो आपको PDF दिखाई दे रही है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।